Hello friends, welcome back to my channel Econ Smart Classes, and in this video I am going to discuss topics from exchange, subsequent topics. So I will be discussing market trade, competitive equilibrium, right, and Walras law. All these topics I will be covering in this particular video, and it is a subsequent topic to the previous lecture that I have covered and I've discussed so far about Pareto efficiency, right, optimum points, contract curve, the Edgeworth box. All this we have covered in the previous lecture, right? So it's in continuation to that. So I hope those topics were clearer. If there is any doubt, you can still post it in the comment box below, right? So let's get started, right? So be with me throughout the lecture, guys. Okay, so as you can see it in the screen here, first we will cover market trade. What is market trade? Let's understand. So let's say again two persons A and B are given to us, and given A and B individual, and how are we going to optimize given the endowment, right? And we will now introduce the prices for both the individuals. So let's see what is net demand, what is gross demand. Let's first understand these concepts and subsequently how trade happens, right? So let's start. Okay, now let's say this is consumer A origin and this is the origin for consumer B. Okay, and here you plot good 1 and here we're plotting good 2, right? And again from this origin we have good 1 plotted here, from this origin we have good 2 plotted here. All right, let's say this is the point of our endowment. Now endowment point we have discussed previously. How we understand endowment point? This much distance must be the wealth of good 1 with individual A, and this must be the wealth of गुड 2 विद इंडिविजुअल ए. ठीक है, इससे अगर हम कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स तो हमारा एंडोमेंट पॉइंट आता है. एंड ऐसे ही हम इधर से चेक करते हैं, दिस मच इज़ द एंडोमेंट मीन्स वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल बी ऑफ गुड 1, और इतना गुड 2 का वेल्थ हो गया ऑफ इंडिविजुअल बी ऑफ गुड 2, है ना. तो इन दोनों को पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से पॉइंट्स कनेक्ट होकर ये एंडोमेंट पॉइंट हमें मिलेगा. लेट्स से दिस इज़ माय एंडोमेंट पॉइंट. Now let's talk about the market equilibrium and market equilibrium कैसे establish करा जाता है और क्या हमारी ग्रॉस डिमांड और नेट डिमांड का कंसेप्ट है. ठीक है, अब देखते हैं. सपोज करो गिवन एक बजट लाइन है. अब बजट लाइन आपने कंज्यूमर थ्योरी में स्टडी किया होगा. एक कंज्यूमर के केस में व्हेन 2 गुड्स आर गिवन देन वी हैव a price line, right? बजट लाइन रेशो है. लेट्स से Px एंड P1 एंड P2 जो है प्राइजेस हैं ऑफ गुड 1 एंड 2. ठीक है, 2 गुड्स हैं 1 एंड 2, उसके प्राइस P1 एंड P2 हैं. सो अगर हम बजट लाइन को प्लॉट करते हैं, कंस्ट्रेंट कैसे बनेगा? P1 से X1 प्लस P2 X2 इक्वल्स टू द इनकम. इनकम यहाँ पर वेल्थ दिया हुआ है. ठीक है, एंडोमेंट पॉइंट से है. तो कोई भी अगर बजट लाइन को हम प्लॉट करते हैं दैट विल पास थ्रू योर एंडोमेंट पॉइंट. ठीक है, क्योंकि ये वेल्थ है, दोनों ए इंडिविजुअल का भी यहाँ से डिफाइंड है और बी इंडिविजुअल का भी एंडोमेंट पॉइंट सेम पॉइंट है. सो इफ़ यू प्लॉट अ बजट लाइन, नाउ व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस बजट लाइन? इफ़ यू कंप्यूट द स्लोप, इट्स स्लोप इज़ माइनस P1 बाय P2. ठीक है, ये कैसे निकलेगा? dx2 बाय dx1 अगर आप कंप्यूट करोगे इससे हमारा स्लोप आ जाएगा. और ये नेगेटिव साइन विल गिव यू दैट इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एज यू वुड हैव स्टडीड बिफोर इन वन कंज्यूमर केस. सो लेट्स से ये मेरा प्राइस रेशो है P1 बाई P2 एंड माइनस P1 बाई P2 बेसिकली ये मेरा स्लोप है. एंड गिवन दिस बजट लाइन दैट यू हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग बजट लाइन, वेयर आर द 2 इंडिविजुअल ऑप्टिमाइजिंग? लेट्स से ए इंडिविजुअल यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर रहा है. ठीक है, ये ए का ऑप्टिमाइज बंडल है. सॉरी, आई शुड जस्ट रिपीट इट. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. लेट्स से गिवन दिस बजट लाइन, ए का आईसीज ऐसे दे रखे हैं. ठीक है, यूटिलिटीज राइजिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज IC1, दिस इज IC2 फॉर ए इंडिविजुअल. ठीक है, लेट्स से ए ने यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया, इस पॉइंट पे ए इज़ ऑप्टिमाइजिंग. ओके, लेट्स से बी का IC जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, राइट, एंड यूटिलिटीज राइजिंग इन दिस डायरेक्शन. ICB अगेन 1 है, ये 2 है. सपोज करो इस पॉइंट पर बी ने ऑप्टिमाइज़ किया. ठीक है, तो ये क्या है हमारा ICB, जहाँ पर बी ऑप्टिमाइज़ कर रहा है अपनी यूटिलिटी.
नाउ गिवन ICA एंड ICB, इस बजट लाइन पर दोनों ने ऑप्टिमाइज़ किया, ये पॉइंट तो क्लियर है हमें, है ना। बट ये एंडाउमेंट पॉइंट है और ये पॉइंट्स क्या हो गए जहाँ पर ए ने ऑप्टिमाइज़ किया, इट इज़ दिस पॉइंट, राइट। सो ये पॉइंट जो होगा लेट्स से इज डिनोटेड बाय एक्स ए एंड दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय एक्स बी, मतलब कि ये कंजम्पशन बंडल है ए का और ये कंजम्पशन बंडल जो वो कंज्यूम करना चाहता है इस बजट पर, ठीक है, वो है दिस इज़ द पॉइंट फॉर इंडिविजुअल बी। नाउ इफ़ यू पुट इफ़ यू चेक व्हाट इज़ दिस एक्स ए कंजम्पशन बंडल, इसको हम कहते हैं ग्रॉस डिमांड, ठीक है। ऐसे ही जो ये कंजम्पशन बंडल एक्स बी है इसको हम कहते हैं अगेन दिस इज़ ऑल्सो ग्रॉस डिमांड फॉर इंडिविजुअल बी, दिस इज़ ग्रॉस डिमांड फॉर इंडिविजुअल ए, ठीक है। आई होप ये ग्रॉस डिमांड का कंसेप्ट क्लियर है। बट व्हाट इज़ नेट डिमांड? ग्रॉस डिमांड, ठीक है, जो एक्चुअली में वो गिवन बजट लाइन कंज्यूम करना चाह रहे हैं, बट नेट डिमांड होता है उनका ऑन नेट क्या डिफरेंस है। सो इट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डिमांड एंड द एंडोमेंट पॉइंट, फाइन। सो रिमेंबर दिस थिंग, सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन net demand is basically it is gross demand minus the endowment point. let's say अगर हम गुड वन की बात करें, गुड वन फॉर इंडिविजुअल ए क्या नेट डिमांड हो गई, एक्स ए वन माइनस एक्स ए, क्योंकि उसकी ग्रॉस डिमांड है, माइनस द एंडाउमेंट दैट ए हैज़ फॉर गुड वन, ठीक है। ऐसे ही गुड वन का नेट डिमांड फॉर इंडिविजुअल बी वुड बी एक्स बी वन माइनस एंडाउमेंट WB1, ठीक है। ये मेरा एंडाउमेंट से जो डिफरेंस होता है ग्रॉस डिमांड का, इसको हम नेट डिमांड से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली गुड टू के लिए हम देख सकते हैं, दोनों इंडिविजुअल के लिए ए और बी के लिए सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं एक्स बी, दिस इज़ एक्स ए टू माइनस WA2 एंड बी के लिए एक्स B2 माइनस WB2, ठीक है। इस तरीके से दिस इज़ द नेट डिमांड कंसेप्ट। अगर हम ग्राफिकली इसको समझें तो अंडरस्टैंड हाउ कैन वी रिलेट दिस एंडाउमेंट पॉइंट से जो डिफरेंस हुआ, ठीक है, ये कंजम्पशन बंडल से माइनस किया एंडाउमेंट, ये हमारा नेट डिमांड देगा। लेट्स ट्राई अनदर कलर। सो दिस डिस्टेंस, ठीक है, विच इज़ नेट ग्रॉस डिमांड माइनस द एंडाउमेंट बंडल विल गिव यू द नेट डिमांड फॉर गुड वन फॉर इंडिविजुअल ए। ऐसे ही आपने ये कंप्यूट किया, ये देगा एरो हमें डिस्टेंस देगा, डिफरेंस बिटवीन योर ग्रॉस डिमांड एंड एंडाउमेंट पॉइंट, दिस विल गिव यू द नेट डिमांड फॉर गुड टू, ठीक है। और अगर हमें बी का देखना है, बी ने यहाँ ऑप्टिमाइज़ किया है, राइट, बी का ये IC लेवल है, इस IC पे उसने इस बजट लाइन पे यहाँ ऑप्टिमाइज़ किया है। ऐसे ही हम एंडाउमेंट पॉइंट देखेंगे, बी का डिफरेंस यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, तो ये डिमांड है बी की और उसने इतनी एंडाउमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये नेट डिमांड हुई गुड वन की और यहाँ से यहाँ मूव किया तो नेट डिमांड हुई गुड टू की फॉर बी इंडिविजुअल, ठीक है। ये हम एंडाउमेंट पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं उसकी कंजम्पशन बंडल से जो वो कंज्यूम करना चाह रहा है गिवन दिस प्राइस रेशो, ठीक है। तो ये अगेन ग्रॉस डिमांड माइनस द एंडाउमेंट पॉइंट, यहाँ से यहाँ जा रहा है, दिस इज़ द गुड वन का नेट डिमांड एंड दिस वन डिस्टेंस इज गिविंग यू नेट डिमांड फॉर गुड टू, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द नेट डिमांड फॉर इंडिविजुअल A and B, ठीक है। If you also check it in the book here, ये same इन्होंने I have taken the same example just to be on the same page and you can see how gross demand and net demand are related, ठीक है। So इसको हम excess demand भी कह सकते हैं, जो हम जो है if your consumption X1A माइनस और इज़ इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन W एंडाउमेंट से ज़्यादा है अगर माने हमारा नेट डिमांड पॉजिटिव है, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेस डिमांड पॉजिटिव है। कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड इज़ बेसिकली हम ज़्यादा एंडाउमेंट से ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, दैट मीन्स योर एक्सेस डिमांड इज़ पॉजिटिव, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर सो फार व्हाट इज़ एक्सेस डिमांड।
नाउ व्हाट इज़ इट, नाउ हियर इस पर्टिकुलर केस में हम देख सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है मार्केट में, क्योंकि आपकी ये एंडाउमेंट है, यहाँ पे टोटल डिमांड कितनी हो रही है गुड वन की, आप देखोगे ये डिमांड है गुड वन की, ठीक है, ए इंडिविजुअल की ये डिमांड है, और जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इतना डिमांड है, इतना डिमांड है बाय बी इंडिविजुअल। माने टोटल सप्लाई हम देख सकते हैं ना, टोटल सप्लाई विच इज़ द एंडाउमेंट ऑफ गुड वन, इट इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ द डिमांड बाय ए इंडिविजुअल एंड बी इंडिविजुअल, ठीक है। ए और बी मिलकर जो डिमांड कर रहे हैं वो कम है देन द टोटल सप्लाई, टोटल सप्लाई इतना दे रखा है हमें, है ना, और डिमांड इतना कर रहा है इफ़ ए इंडिविजुअल, और इतना डिमांड कर रहा है बी इंडिविजुअल, ठीक है। और सिमिलरली टोटल सप्लाई ऑफ गुड टू इज़ W2, ठीक है। कंपेयर करते हैं कितना डिमांड ए और बी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, एज यू कैन सी, अब ध्यान से समझते हैं। सो गिवन इस पॉइंट पर ए ने ऑप्टिमाइज़ किया तो इतना डिमांड कर रहा है गुड टू का ए इंडिविजुअल, ठीक है। और ऐसे ही बी का देखते हैं, बी कितना डिमांड कर रहा है, यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर रहा है बी, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर किया, बी इतना डिमांड कर रहा है, ठीक है। माने ओवरलैप आ रहा है, दिस सम रीजन इन विच देयर इज एन ओवरलैप, कैन यू सी दैट, इतना डिमांड कर रहा है गुड टू बी इंडिविजुअल एंड दिस मच इज़ द डिमांड फॉर गुड टू बाय इंडिविजुअल बी। तो दैट मीन्स टोटल डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई इज़ लिमिटेड एट W2, इतना हमारा सप्लाई है, बट टोटल में हमारा जो डिमांड है आप देख सकते हो, राइट, दिस मच इज़ द डिमांड फॉर गुड टू बाय इंडिविजुअल ए एंड दिस मच इज़ द डिमांड फॉर गुड टू बाय इंडिविजुअल बी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल सप्लाई हियर इज़ लेस देन द टोटल डिमांड फॉर गुड टू, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, अगर सप्लाई ज़्यादा है किसी भी प्रोडक्ट की, हमने लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, राइट। सो यहाँ पर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, इट विल पुश द प्राइस ऑफ गुड वन डाउन, और वो जस्ट थिंक अबाउट इट, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा, है ना। और अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, गुड टू का डिमांड ज़्यादा है देन द सप्लाई ऑफ गुड टू, डिमांड ज़्यादा है तो इसका प्राइस अप हो जाएगा, है ना, गुड टू का प्राइस बढ़ जाएगा एंड P1 प्राइस कम हो जाएगा। और रिमेंबर हमने डिस्कस किया था स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, -P1/P2, और अगर P1 कम हो रहा है, P2 बढ़ रहा है, इवेंचुअली स्लोप विल फॉल, ठीक है। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे आर पुशिंग फोर्सेस टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ योर स्लोप, ठीक है। सपोज करो एग्जांपल में स्लोप पहले था से -½ नाउ इट फॉल्स टू -1/4, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। सो अगर स्लोप अब कम हो गया है, इसका मतलब क्या है, आप ग्राफ में इफ़ यू गो बैक टू द ग्राफ एंड यू कैन सी दिस स्लोप विल फॉल मतलब फ्लैटर हो जाएगा स्लोप। कब तक होगा, जब तक मार्केट क्लियर नहीं होती है, ठीक है। इसका मीनिंग, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो इफ यू सी हियर, this is endowment, this is the origin of A and this is origin of B। सेम पॉइंट endowment का लेते हैं, ये हमारा गुड वन है, ठीक है, ये गुड टू प्लॉटेड है एंड गुड वन गुड टू, ठीक है, ओके। नाउ सपोज ये पहले प्राइस रेशो था, वट एवर बी द प्राइस रेशो हियर, लेट्स से इफ दिस वाज माय प्राइस रेशो जहाँ पे मार्केट क्लियर नहीं हो रही थी, अब प्राइस गिर गया है, प्राइस रेशो गिर गया है, स्लोप कम हो गया, मतलब स्लोप विल बिकम फ्लैटर। अब स्लोप फ्लैटर हो जाएगा टिल मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम, मीनिंग टिल जो आपका डिसइक्विलिब्रियम था, यहाँ डिसइक्विलिब्रियम था, है ना, यहाँ पर ए ने ऑप्टिमाइज़ किया, दिस इज़ ICA, यहाँ पर ICB था। अब ये कब तक स्लोप गिरेगा, टिल डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई फॉर बोथ द गुड्स, ठीक है। बोथ द गुड्स मीन्स गुड वन की जो है डिमांड इक्वल टू सप्लाई, मीनिंग एक्सेस डिमांड ज़ीरो हो जाएगी जब तक, तभी कह सकते हैं डिमांड
इक्वल टू सप्लाई। एक्सेस डिमांड क्या होता है, वी जस्ट डिस्कस्ड, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन योर डिमांड, ग्रॉस डिमांड माइनस द एंडाउमेंट। ठीक है, दोनों इंडिविजुअल की, सही, E1 A इज़ 0, एक्सेस डिमांड फॉर बाय ए इंडिविजुअल एंड एक्सेस डिमांड फॉर बी इंडिविजुअल। जब तक ये 0 नहीं हो जाती देन द प्राइस विल कीप ऑन फॉलिंग। अब इस प्राइस रेशियो पर लेट्स से यहाँ पर स्लोप है जहाँ पे मार्केट क्लियर हो रही है, मार्केट क्लियर हो रही है, इसका मीनिंग ए और बी का आईसीज मस्ट बी इवेंचुअली, सपोज करो इस गिवन प्राइस रेशियो पे P1/P2 जो स्लोप है इस पर ए ने यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ किया, ये ए का है, और इसी पॉइंट पर बी ने ऑप्टिमाइज़ किया। सो दिस इज़ ICB, दिस इज़ ICA। सो ए ने यहाँ ऑप्टिमाइज़ किया, मीनिंग ये सपोज पॉइंट है, लेट्स दिस इज़ पॉइंट M, इस पॉइंट पर ए ने ऑप्टिमाइज़ किया, सेम पॉइंट पर ही बी ने ऑप्टिमाइज़ किया, तो मार्केट क्लियर हो रहे हैं या नहीं, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो ए ने इतना डिमांड किया, यू कैन सी इट, है ना, इस पॉइंट पर ए इस डिमांड इज़ गिवन बाय दिस XA1, और इसी पॉइंट पर हम देख सकते हैं बी ने कितना डिमांड किया, दिस इज़ द डिमांड, सो XB1। ठीक है, XB1 इज़ द डिमांड बाय बी इंडिविजुअल फॉर गुड वन। ऐसे ही इस पॉइंट पे देख सकते हैं हम, दिस मच इज़ द XA2, इतना डिमांड है, इसी पॉइंट पर इतना डिमांड हो गई गुड टू की ए इंडिविजुअल से। ऐसे ही हम देख सकते हैं बी ने कितना डिमांड किया, दिस मच, तो ये है XB2। ठीक है, गुड टू की डिमांड है बी इंडिविजुअल से। सो कैन वी से जो टोटल डिमांड है XA1 प्लस XB1, इट इज़ इक्वल टू द टोटल सप्लाई विच इज़ WA1। ठीक है, सो इट मीन्स एट दिस प्राइस रेशियो आई कैन से XA1 प्लस XB1 equals to the total endowment, total supply of good one। ठीक है, and this is the total demand। ठीक है, total demand equals to supply for good one। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा यहाँ पर that both demand for good टू ऑल्सो बाय ए, इतना डिमांड है गुड टू का ए से और बी का इतना डिमांड है, तो यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू द टोटल सप्लाई ऑफ गुड टू। ठीक है, सो सिमिलरली वी कैन से XB2 प्लस XA2 इक्वल टू W2, माने टोटल सप्लाई जो हो रही है गुड टू की, दैट इज इक्वल टू द टोटल डिमांड ऑफ फॉर गुड टू। ठीक है, तो हियर बेसिकली एट दिस प्राइस रेशियो ऑप्टिमम प्राइस हम कह सकते हैं, जो कि से इन एग्जांपल सपोज P1/P2 इज से -1/4। ठीक है, जो हमारा स्लोप है, सपोज P1/P2 is the price ratio and this is our slope of the budget line. So this at this price ratio we can say that your demand equals to supply and the market basically clears। ठीक है, मार्केट क्लियर हो रही है, डिमांड सप्लाई से मैच हो रहा है, एंड जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यू कैन से दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और हम इससे क्या इन्फर कर सकते हैं, इसी पॉइंट पर एम पॉइंट पे देयर इज़ अ टेंजेंसी बिटवीन द स्लोप ऑफ ICA एंड ICB, दोनों ICs भी मैच कर रहे हैं और स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑल्सो मैचिंग। व्हाट डज इट मीन? सो इट मीन्स एट पॉइंट M, ठीक है, मीनिंग इट्स ऑप्टिमम पॉइंट। ऑप्टिमम पॉइंट पे हम देख सकते हैं द स्लोप ऑफ ICA, ए इंडिविजुअल का स्लोप इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ ICB एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द प्राइस रेशियो P1/P2 माइनस आई वुड से दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं तीनों के स्लोप इक्वल हैं, यहाँ पर टेंजेंसी है, IC का स्लोप इक्वल है ICB से एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द प्राइस रेशियो। ठीक है, सो ICA का बेसिकली स्लोप क्या है, दिस इज सिंपली एज यू स्टडीड इन फर्स्ट वन कंज्यूमर केस में भी, इट इज़ सिंपली MUX/MUY। ठीक है, माइनस में आएगा स्लोप है एंड और यू कैन से इट इज़ माइनस ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दिस इज ऑल्सो MRS
MRS by A individual, it is equals to MRS by B individual, right? Marginal rate of substitution for A is equal to a marginal rate of substitution for B individual, and that is precisely equal to the price ratio. So I can just remove the minus sign and I can say MUX by MUY for A individual, it is equals to MUX by MUY for B individual, and that is equals to the price ratio P1 by P2, and that is the equation for कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम. ठीक है, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इंटीरियर ऑप्टिमम है जहाँ पर मीनिंग जहाँ पर MRS आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर टेंजेंट टू ईच अदर, एट दैट if your price ratio is also equal, then optimality is bound to occur and you can say it's a competitive equilibrium because market is clearing simply. ठीक है, अब ये पॉइंट हम बुक में भी देखते हैं, सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. सी, इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं और इसको हम वॉलरेसियन इक्विलिब्रियम. वॉलरेस बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं हु हैव गिवन प्रपोज दिस आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, वी ऑल्सो कॉल इट कॉम्पिटिटिव और वॉलरेसियन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इनिशियल प्राइस रेशियो पे हमारा डिस इक्विलिब्रियम था मार्केट पे. ठीक है, यहाँ पर वी जस्ट डिस्कस देयर इज डिस इक्विलिब्रियम. सो मार्केट में इक्विलिब्रियम अभी अचीव नहीं हुआ है, बट प्राइजेज में एडजस्ट होता है टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. ठीक है, सो यू कैन रीड दिस, शुड बी वेरी मच क्लियरर, द थ्योरी पार्ट शुड बी क्लियरर. आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू इन डिटेल. नाउ अलजेब्रा क्या है, सेम चीज़. अब इक्विलिब्रियम एलोकेशन पे हमने देखा टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई. दिस इज व्हाट वी जस्ट डिस्कस, टोटल डिमांड इक्वल्स टू टोटल सप्लाई, राइट. एंड यहाँ पर एंडाउमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंडाउमेंट ऑफ फर्स्ट गुड बाय ए इंडिविजुअल प्लस एंडाउमेंट ऑफ फर्स्ट गुड बाय बी इंडिविजुअल, राइट. दिस इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो फिर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, देन इन इक्विलिब्रियम बेसिकली demand equals to the supply, right. There is some market equilibrium is achieved where demand equals to supply. So you can just write it like this, W1A plus W1B, right. So market is clearing in that equilibrium point. Similarly for good too, right. So equation for both demand and supply for both the goods are matching here. ठीक है, सो अब हम रीअरेंज करते हैं अगर इन इक्वेशन को, वी कैन राइट इट लाइक दिस. सो ये जो नेट डिमांड फॉर गुड वन है, ये गुड वन की इक्वेशन है. नेट डिमांड फॉर गुड वन बाय ए इंडिविजुअल प्लस नेट डिमांड फॉर गुड वन बाय बी इंडिविजुअल, इनका सम किया, इट इज़ इक्वल टू 0. ठीक है, डिफरेंस ही है ना, इसको रीअरेंज करके वी जस्ट टेक दिस टू दिस साइड, दिस टू दिस साइड, एंड वी जस्ट रीअरेंज दिस इक्वेशन एंड वी कैन राइट दैट एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन अगर हम कंप्यूट करते हैं. सो एक्सेस डिमांड फंक्शन वी जस्ट डिस्कस्ड, इट इज़ एक्सेस ऑफ नेट द ग्रॉस डिमांड ओवर द एंडाउमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड. सो दिस इज बेसिकली द एक्सेस डिमांड फंक्शन. ठीक है, एक्सेस डिमांड फंक्शन अगर हम ए का देखें और बी का, उनको कंबाइन करते हैं, सो वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट इट बाय Z is just a notation that they have taken, wherein book has explained, just a notation to say this is the aggregate demand for good one. ठीक है, ये हम ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वॉलरस एक इकोनॉमिस्ट जो हैं, ही हैज़ गिवन दिस वॉलरस लॉ विच स्टेट्स दैट अगर एक मार्केट में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, then market 2 may be the other good market has bound to have equilibrium. मतलब ये अगर गुड 1 का अगर मार्केट क्लियर हो रहा है, देन गुड 2 का भी मार्केट डेफिनेटली क्लियर होगा इक्विलिब्रियम में. अगर हम दो कंज्यूमर के केस में डिस्कस करते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो जनरलाइज इट टू मैनी गुड्स, मैनी कंज्यूमर केस. ठीक है, सो वॉलरस लॉ के लिए फर्स्ट वी हैव अंडरस्टूड एक्सेस डिमांड फंक्शन हमने प्लॉट किया, एक्सेस डिमांड फॉर गुड वन बाय ए इंडिविजुअल एंड बी इंडिविजुअल. ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस वी कैन से, बिकॉज अल्टीमेटली योर डिमांड it's this consumption bundle, it's kind of dependent on the price ratio that we take. So it's just a notation to understand this. We can say excess demand for good one represented by Z1 function. ठीक है, now Z2 similarly प्लॉट कर सकते हैं. अब at equilibrium हमें पता है, सपोज इक्विलिब्रियम पर प्राइस रेशो P1 स्टार एंड P2 स्टार है. ठीक है, at equilibrium the excess demand function for good one and good two are 0. ठीक है, so property of aggregate excess demand function is given by Walras law. Walras law simply कहते हैं कि
you just understand and remember this equation. Walras law is basically price of good one times the excess demand function for good one. ठीक है, प्लस करो प्राइस ऑफ गुड टू टाइम्स एक्सेस डिमांड ऑफ गुड टू, सम इज ज़ीरो. ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्राइस टाइम्स द एक्सेस डिमांड अगर एक मार्केट में, इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ प्राइस P2 Z2. माने अगर एक मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो दूसरी मार्केट में देयर इज एक्सेस सप्लाई, सो दैट मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम इवेंचुअली. ठीक है, अब इन्होंने इसी अलजेब्रा में यू कैन गो थ्रू इट, इट्स वेरी सिंपल अलजेब्रा. Z1 को एक्सपैंड कर दिया है. अगेन दे हैव जस्ट कंबाइंड द टू मार्केट्स नाउ. कैन यू सी दैट P1 Z1 प्लस P2 Z2, दो मार्केट को हमने कंबाइन किया है. एंड वॉल्टर्स लॉ ये कहते हैं कि पुट टुगेदर ऑल मार्केट, अगर एक मार्केट में इक्विलिब्रियम है, क्यों इससे हम ये कह पा रहे हैं कि अगर Z1 ज़ीरो है, एक मार्केट में इक्विलिब्रियम है, तो दूसरी मार्केट में भी एक्सेस डिमांड ज़ीरो हो जाएगी, है ना. दूसरी मार्केट विल ऑल्सो डेफिनेटली क्लियर. तो इन्होंने फर्दर एक्सपैंड कर दिया है बाय पुटिंग Z1 एज X1 माइनस W1, उसको फर्दर एक्सपैंड करके ए कंज्यूमर का. ठीक है, दे हैव जस्ट पुट डाउन द वैल्यू P1 टाइम्स E1 एक्सेस डिमांड वैल्यू फॉर गुड वन बाय ए इंडिविजुअल. ऐसे ही P2 टाइम्स ये ए के लिए स्प्लिट किया. सिमिलरली दे हैव कंप्यूटेड दिस फंक्शन फॉर बी इंडिविजुअल. ठीक है, नाउ they have now rearranged for A and B together using definition of aggregate excess demand. What they have done is now they have combined A individual का excess demand and B individual का excess demand. ठीक है, अब हमने excess demand function देख लिया है, that is can be represented by Z1 and Z2. Eventually in equilibrium this equation would be valid, which means that अगर Z1 ज़ीरो है given at optimum prices P1 स्टार P2 स्टार prices पर, at these price अगर मार्केट क्लियर हो रही है एक पर्टिकुलर गुड के लिए, ठीक है, then it must be the case, this must be true, which means Z2 must be ज़ीरो and therefore market is clearing for गुड टू ऑल्सो. सो इसको अब जर्नलाइज करते हैं. अगर के गुड की बात करते हैं, वी जस्ट से फॉर वॉल्टर्स लॉ, अगर के माइनस वन के लिए वन गुड्स के लिए मार्केट क्लियर हो रही है, देन के गुड के लिए भी मार्केट विल क्लियर. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वॉल्टर्स लॉ. So I hope Walras law, whatever we have discussed so far is like Walras law, competitive equilibrium, all this is clear as well, right? And relative price में basically they are just talking that one of the price can be taken as numerator price होता है जिसके relative में कोई price को measure करते हैं. Suppose एक price को हम ले लेते हैं, if it is a numerator good, okay, then वी स्टडी अदर प्राइजेज P2 अगर एक गुड है, गुड टू या और अदर सेट ऑफ प्राइजेज, वी आर स्टडिंग ऑल अदर प्राइस इन टर्म्स ऑफ दिस गुड वन प्राइस, क्योंकि जिस भी प्राइस को हम न्यूमरेटर ले रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में वी स्टडी ऑल द अदर प्राइजेज. सिर्फ ये मीनिंग है न्यूमरेटर प्राइस का. ओके, एंड वी आर सेइंग द सेम थिंग. अगर के माइनस वन इंडिपेंडेंट प्राइजेज एंड देन के प्राइस मार्केट विल ऑल्सो क्लियर हियर. ओके, अब कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल फॉर इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है, वी विल जस्ट स्टडी थ्रू एन एग्जाम्पल एंड सच क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन एग्जाम्स समटाइम्स, सो यू शुड हैव अ हैंड्स ऑफ विद सच क्वेश्चंस. ओके, सो क्विकली लेट्स डिस्कस वन ऑफ द क्वेश्चन. सिमिलर एनालिसिस ले लेते हैं. यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, कॉप डॉगलस फंक्शन हमें दिया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स क्विकली राइट इट डाउन. So suppose we are given this utility function, say UA is x1a times x2a, good 1 and good 2 में utility उनकी पावर दी हुई है अल्फ़ा एंड दिस इज़ 1 माइनस अल्फ़ा. ठीक है, where अल्फ़ा इज़ लेस देन 1. So similarly utility of B individual is xb1 alpha and xb2 1 minus alpha, like this. So the naturally two goods P1 P2 are the prices of these goods. Now if you compute the MRS, so basically at equilibrium we know that MRS for A individual it's equals to the MRS for B and that's equals to the price ratio P1 by P2. And if you compute the MRS here, it is simply MUX by MUY for A individual, right? It's MUX by MUY for B.
So how you compute MUX by MUY? So if you compute MUX, what will it be? X or Y you can write, or 1 or 2 you can write, just to keep the same notation. 1 and 2 I'm writing so that we are on the same page. We are taking good 1 and good 2 here. And if you compute this MU1, it becomes alpha times x1 alpha minus 1, x2 power 1 minus alpha. Here mu2 will become derivative of utility with respect to x2, so it becomes x1 power alpha, as it is, it becomes 1 minus alpha times x2 to the power 1 minus alpha minus 1, right? Now this can be written equal to, it is price ratio P1 by P2. Okay, now if you again solve for it, it becomes alpha times x2. If you take it in the numerator, it becomes 1 minus alpha times x1 equals to P1 by P2, right? So this is equation 1. Okay, and if we put this equation in the budget constraint for a individual, let's say income of a individual can be written as P1 times x1 a plus P2 times x2 a, right? So where x1 and x2 are the consumption bundle for a individual, and P1 and P2 are the respective prices. Okay, so if we substitute value of x1 from here, right, if you just substitute P1 x1 as alpha by 1 minus alpha times x2 P2, right, plus P2 x2 for the A consumer. Okay, now if you solve for it, we get the equation. It will simply becomes alpha plus 1 minus alpha by 1 minus alpha, like this, x2 P2. So eventually we get x2 as MA by P2 into 1 minus alpha. Okay, this is how we are getting value of consumption bundle demand for good 2 by a individual. Alright, so if you solve for it, it becomes x2 becomes equals to MA times 1 minus alpha, this goes in the numerator, by P2. Okay, so 1 minus alpha proportion of its income divided by its price ratio, that is the consumption bundle for x2. Now if you multiply say P2 by P2 times x2, you can also infer and say that expenditure on good 2 it's equals to 1 minus alpha times the income of the individual. Similarly, if you compute x1, it will come out to be alpha times MA divided by P1. Okay, so we have got this x1 consumption bundle and x2 consumption bundle, and you remember the utility function was xa power alpha x1 a power alpha and x2 a power 1 minus alpha. So meaning eventually the in optimum quantity that you have computed, we get it's alpha times MA divided by its own, MA means income divided by its own prices. So it's alpha जो यहाँ की पावर में है वो eventually हमारा proportion में आ जाता है optimum में, as we have also computed and discussed how you are getting this. Now if you look at the solutions back to the variant, we can clearly see this is what we are getting as x1a and x2a. Similarly utility b का भी अगर same utility level defined है, suppose xb 1 पावर में अल्फ़ा एंड x मल्टीप्लाइड बाय x 2b पावर में 1 माइनस अल्फ़ा. सो ऐसा यूटिलिटी फंक्शन है, तो सिमिलर फॉर्म में हमें xb1 एंड x2b इज़ व्हाट वी विल गेट. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी आर गेटिंग दिस ऑप्टिमम क्वांटिटीज़. नाउ इफ़ यू look what we are doing in equilibrium, so we are coming back to the endowment of both A and B individual. So income of A individual can be written as price P1 times the wealth that it owns for good 1. ठीक है, P1 times its own endowment of good 1 plus P2 times its own endowment of good 2 that
ए इंडिविजुअल हैज़, ऐसे लिख सकते हैं ना इनकम को. यू कैन डिफाइन इट लाइक दिस. सिमिलरली income for B individual has been written like this. Now if you write the aggregate excess demand for the two goods, aggregate excess demand क्या होता है? Excess demand हमने lastly we discussed, excess demand is excess of your consumption, like for A individual. Suppose excess demand for A individual अगर हम देख रहे हैं, excess demand by A individual for good X minus its own endowment. ठीक है, endowment और उसकी कंजम्पशन में कितना गैप है, दैट इज़ गिवन बाय द एक्सेस डिमांड फॉर बोथ द गुड्स. सो फॉर गुड वन सपोज वी कैन राइट इट लाइक दिस, it is x1, so z1 is representing the excess demand function for the two goods by both A and B. Okay, so it is good one का excess demand कैसे लिख सकते हैं हम, इस one step ahead you can write it like this, x1A माइनस W1 A, ठीक है, प्लस x1B माइनस W1 B. सो इसीलिए x1A हमें पता है वैल्यू इज़ 8 अल्फा टाइम्स MA बाई P1, सो वी हैव जस्ट रिप्लेस्ड हियर बाय दिस टर्म. एंड सिमिलरली x1B इज़ B टाइम्स MB बाय P, सो वी हैव जस्ट रिप्लेस्ड हियर दिस वैल्यू ऑफ x1B बाय B कंज्यूमर. ठीक है, सो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिली. एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फंक्शन हो गया, मतलब कि दोनों A और B दोनों का जो एक्सेस डिमांड है इन इफेक्ट ये ज़ीरो होना चाहिए ऑप्टिमम पर, ऑप्टिमम प्राइस सेट पर, जहाँ पर अगर प्राइसेस ऑप्टिमम है तो एग्रीगेट एक्सेस डिमांड दोनों इंडिविजुअल की सम इट टुगेदर ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि मार्केट तभी क्लियर होगा जब एग्रीगेट एक्सेस डिमांड मीनिंग दोनों इंडिविजुअल का जब एग्रीगेट कर देते हैं एक्सेस डिमांड वो ज़ीरो हो जाता है. राइट. सिमिलरली हमने Z2 विच इज़ द एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फॉर गुड टू, राइट, फॉर गुड टू, this is what we have plotted here and we have kind of computed here, and this is how just they have taken now price, let's say P2 is taken as numeraire, meaning P2 को हमने 1 रख लिया है और सब कुछ P1 के फॉर्म में कंप्यूट कर रहे हैं. ठीक है, सो इट्स जस्ट डन फॉर सिंप्लीफिकेशन. सो एंड computing the variable in the form of one of the prices. Okay, now they've just computed the aggregate excess demand function for good 1 and similarly aggregate excess demand function for good 2. Now according to Walras law, equilibrium price पर हमें पता है the aggregate excess demand should be 0, right, aggregate excess demand 0 होना चाहिए for both the goods. So by solving these two equations, putting them equal to 0, you get this optimum price. Okay, this is how we're getting this optimum price, and you can just do some calculations here and you will get the same solution. And moving on, I hope the equilibrium part is clear, and that's how, you know, given point is if we are given certain endowment values here, like ये सब values अगर हमें दिया हुआ है, we can easily compute what is the optimum price at which the market will clear, or at which, you know, Walras law will be satisfied and aggregate demand excess demand function will be satisfied. So अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, कोई भी कॉब डगलस फंक्शन या कोई और फंक्शन दिया हुआ है, यूटिलिटी फंक्शन, सो इस तरीके से दिस इज़ द अप्रोच वी हैव टू follow to get the optimum price where the market will clear. Okay, so I hope it is clear. Now in my next video we will discuss next concept about existence of equilibrium and subsequently what implications it has. Okay, there are mainly two welfare economics theorem, first welfare and the second welfare theorem. So let us discuss that part in the next video. Okay, so we will complete hopefully this remaining chapter in the next video. So thank you so much guys. If this video was helpful to you, do like and subscribe. Thank you for watching.